हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल मिशन आईआईटी जेईई। हम जैसा कि आप जानते हैं सीक्वेंस एंड सीरीज़ के एडवांस लेवल के क्वेश्चंस कर रहे थे, तो उसी सीक्वेंस में कुछ और नए क्वेश्चंस देखते हैं आज। ये है हमारे पास जेईई एडवांस 2005 का क्वेश्चन, जिसमें बोल रखा है लेट एफ एक्स इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी वेयर ए इज नॉट इक्वल्स टू 0 एंड डेल्टा इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। बेसिकली इन्होंने डिस्क्रिमिनेंट को डेल्टा करके रिप्रेजेंट कर रखा है। if alpha plus beta, alpha square plus beta square and alpha cube plus beta cube are in GP, मतलब geometric progression where alpha beta are the roots of ax square plus bx plus c equals to 0, then we have to find out the correct condition, या ऑप्शन बोल सकते हैं। अब जैसा कि हम क्वेश्चन देख रहे हैं, ये क्वाड्रेटिक से प्रभावित क्वेश्चन है और हम ये भी देख रहे हैं कि इन्होंने जीपी का एक छोटा सा यहाँ पर एक्सप्रेशन दे रखा है। हम इन्हीं दोनों चीज़ों का यूटिलाइजेशन करते हैं और देखेंगे कि क्वेश्चन बिल्कुल बोर्ड लेवल पे सॉल्व हो जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, बस हमें अपने बेसिक्स पर कमांड रखनी है। तो सबसे पहले हमने कंडीशन देखी इसके अंदर, वो क्या है, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर एंड अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब आर इन जीपी। हमने ये लिख लिया, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर एंड अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब आर इन जीपी। तो अगर जीपी है, जीपी में है ये, तो ये जीपी की कंडीशन को भी फॉलो करेंगे। मतलब हम बोल सकते हैं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। अब यहाँ पर जो बेसिक फॉर्मूले होते हैं, जैसा कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हो गया या फिर अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब हो गया, इनके बेसिक फॉर्मूला को हमें पता रखना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि अभी के लिए हम इस अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब को बोल देते हैं अल्फा प्लस बीटा, क्योंकि हमें इसका फॉर्मूला याद है, अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा। और ये LHS वाली टर्म को अभी हमने एज इट इज ही रखा, अभी हमने इसको एक्सपेंड नहीं किया। अब हमने देखा कि यहाँ पर ये अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर टाइप से हो गया है हमारे पास। तो यहाँ पर हमने इसको लिख लिया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इस एक्सप्रेशन के LHS साइड में हमें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर दिखाई दे रहा है। हम थोड़ा सा अगर कॉमन सेंस लगाएंगे तो हम समझ पाएंगे कि यहाँ पर भी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर बन सकता है, बशर्ते हम एक्सप्रेशन को थोड़ा सा मैनिपुलेट करके लिखें। तो हमने इस एक्सप्रेशन को एक्सपेंड किया और ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस ट्वाइस टाइम ऑफ अल्फा बीटा इनटू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा। और अभी के लिए अपने माइंड में हमने अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को एक स्ट्रिंग से बांध दिया है। एक स्ट्रिंग से जब हम इसे बांध देंगे तो हम देखेंगे कि जब हम इन दोनों ही एक्सप्रेशंस की मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमारे पास आएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। जब हमने इस पर्टिकुलर रस्सी से बंधे हुए एक्सप्रेशन की मल्टीप्लाई इस एक्सप्रेशन में करी तो हम देख रहे हैं कितना आ रहा है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा टाइम्स अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। फिर इसे ट्वाइस ऑफ अल्फा बीटा की जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा ट्वाइस ऑफ अल्फा बीटा टाइम्स अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, क्योंकि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर तो रस्सी से बंधे हुए हैं, माइनस ट्वाइस टाइम ऑफ अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। अब आपके मन में एक डाउट आना चाहिए कि आखिर हमने अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को स्ट्रिंग से आखिर क्यों बांध रखा है। उसका एक केवल और केवल यही लॉजिक है कि अगर हम अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की बिल्कुल फ्रीली होकर मल्टीप्लाई करने लगेंगे तो नंबर ऑफ टर्म्स इतनी ज़्यादा आ जाएंगी कि उनको संभालने के लिए आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा।
और क्योंकि जेई एडवांस का चाहे पेपर हो चाहे मेंस का पेपर हो, दोनों में ही हमारे पास टाइम बहुत ही लिमिटेड होता है, इसी वजह से हमें स्मार्टली वर्क करना है। तो हमने थोड़ा सा और इसे सिंप्लीफाई करा। हम देख पा रहे हैं यहाँ पर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का जो होल स्क्वायर है वो यहाँ पर कैंसिल आउट हो रहा है अपने आरएचएस में, जो हमने स्मार्टली कैलकुलेशन करी थी। वहाँ यहाँ पर भी हमारे पास अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर अवेलेबल हो जाता है। अब जो टर्म्स बची हैं उनको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिखते हैं। तो हमारे पास आ रही हैं ये सारी की सारी टर्म्स। हम देख रहे हैं यहाँ पर ये ट्वाइस ऑफ अल्फा बीटा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है, और यहाँ पर माइनस टाइम्स ऑफ अल्फा बीटा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है। तो हम देख रहे हैं कि अगर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को यहाँ से कॉमन ले लिया जाएगा तो हमारे पास जो टर्म बचेंगी वो कितनी बचेंगी, इन दोनों टर्म्स में से ट्वाइस ऑफ अल्फा बीटा माइनस अल्फा बीटा। तो इससे हमारे पास आ जाएगा अल्फा बीटा। और यहां पर हम देख रहे हैं हमारे पास कितना है, माइनस ट्वाइस टाइम ऑफ अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। इसको भी हमने एज इट इज लिख लिया है, इक्वल्स टू हमारे पास ये कितना आ रहा है, 0। अब हम देख रहे हैं इस पूरे ही एक्सप्रेशन में से हम अल्फा बीटा को भी कॉमन ले सकते हैं। तो बचने वाली टर्म हो जाएगी हमारे पास अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस ट्वाइस टाइम ऑफ अल्फा बीटा इक्वल्स टू 0, जिसको कि हम ऐसा भी बोल सकते हैं अल्फा इंटू बीटा इंटू अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से हम बोल सकते हैं या तो अल्फा इक्वल्स टू 0 होगा, या बीटा इक्वल्स टू 0 होगा, या अल्फा इक्वल्स टू बीटा हो जाएगा। मतलब अल्फा माइनस बीटा इक्वल्स टू 0, तो जिसको कि आप क्या बोल सकते हो, अल्फा इक्वल्स टू बीटा। इसको हम थोड़ा सा फर्दर सॉल्व करते हैं। हमें इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा और भी बता रखा है कि जो अल्फा बीटा हैं आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। तो जब हमें ये पता लग गया है कि अल्फा बीटा इस इक्वेशन के रूट्स हैं, इस क्वाड्रेटिक के रूट्स हैं, तो हम अगर फर्स्ट और सेकंड कंडीशन को लेकर इस इक्वेशन में सेटिस्फाई कराते हैं, क्योंकि ये रूट्स हैं, तो हम देख रहे हैं हमारे पास आएगा a टाइम्स ऑफ 0 का स्क्वायर प्लस b टाइम्स ऑफ 0 प्लस c इक्वल्स टू 0। थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो समझ पा रहे हैं कि हमारे पास क्या आ रहा है, c इक्वल्स टू 0। अब अगर हम अल्फा इक्वल्स टू अगर बीटा बोल रहे हैं तो ये वैल्यू इस एक्सप्रेशन में रखने की बजाय जो हमें डिस्क्रिमिनेंट बोल रखा है, हम देख पा रहे हैं कि अगर डिस्क्रिमिनेंट में अल्फा इक्वल्स टू बीटा पुट कर देते हैं तो इसका मीनिंग हो जाता है कि हमारे डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0। आप ये बात क्वाड्रेटिक से जानते हैं कि अगर हमारे पास सेम रूट्स होते हैं क्वाड्रेटिक के अंदर, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 आ जाती है। तो यहाँ से हम डिड्यूस कर सकते हैं कि डेल्टा की वैल्यू हमारे पास 0 आ रही है। तो जब हम अल्फा एंड बीटा इक्वल्स टू 0 लेकर देख रहे हैं अलग अलग भी, तो हमारे पास वैल्यू आ रही है c इक्वल्स टू 0, और जब हम अल्फा इक्वल्स टू बीटा लेकर देख रहे हैं तो हमारे पास वैल्यू आ रही है डेल्टा इक्वल्स टू 0। इन दोनों ही कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए हमें करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है। हम देखते हैं यहाँ पर कि हमारे पास पहला ऑप्शन दे रखा है डेल्टा इज नॉट इक्वल्स टू 0, तो ऑब्वियसली ये हमारा करेक्ट ऑप्शन नहीं हो सकता है। यहाँ बोल रखा है b इंटू डेल्टा इज नॉट इक्वल्स टू 0। हम जान रहे हैं कि डेल्टा इक्वल्स टू तो 0 है, तो इस वजह से हम इसको भी करेक्ट नहीं मान सकते। यहाँ बोल रखा है c इंटू डेल्टा इक्वल्स टू 0, क्योंकि हम देख रहे हैं या तो c 0 होगा या डेल्टा 0 होगा, दोनों ही मिला के 0 ही वैल्यू देंगे, तो ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। और क्योंकि ये सिंगल चॉइस वाला था तो ऑब्वियसली यही हमारा आंसर होगा। लेकिन हम एक बार लास्ट वाले को भी देख लेते हैं। यहाँ पर बोल रखा है सी बी इंटू सी इज नॉट इक्वल टू 0। हम जान रहे हैं कि सी तो भाई 0 है, हमारे पास आया हुआ है, बी की वैल्यू का हमें पता नहीं है, कोई ना कोई रियल नंबर हो सकता है, तो इसको भी हम श्योरिटी के साथ नहीं बोल सकते कि ये नॉट इक्वल टू 0 होगा। तो ये भी हमारा इनकरेक्ट ऑप्शन होगा। करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, केवल सी, जिसमें बोल रखा है सी इंटू डेल्टा इक्वल टू 0।
तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये क्वेश्चन दे रखा है जेईई एडवांस 2004 का। इसमें बहुत ही सिंपल तरीके से इन्होंने पूछ रखा है एन इनफाइनाइट टर्म्स जीपी हैज इट्स फर्स्ट टर्म x एंड सम 5, देन वी हैव टू फाइंड अ रिलेशन ऑफ x। बहुत सिंपल है। अगर हमें बेसिक कंडीशन पता है जीपी के इनफाइनाइट टर्म्स के सम का वो क्या होता है a अपॉन 1 माइनस आर, और बेसिक कंडीशन क्या होती है जो r होना चाहिए उसका मॉडुलस इट शुड बी लेस देन 1। अगर ये कंडीशन हमारे जीपी के इनफाइनाइट सम के अंदर फुलफिल होती है, ओनली देन हम कह सकते हैं कि हम जीपी के इनफाइनाइट सम को कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर r की वैल्यू 1 या 1 से ज़्यादा बड़ी हो गई तो हम इनफाइनाइट टर्म्स के सम को कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। बस इसी बेसिक थीम के ऊपर इन्होंने इस पूरे क्वेश्चन को दे रखा है, और अगर बच्चे को ये बात पता है तो बिल्कुल फ्री फंड में उसको पूरे कंप्लीट मार्क्स मिल जाएंगे। तो आपने जो जो वैल्यू इन्होंने गिवन कर रखी है वो वैल्यू इसमें पुट करनी स्टार्ट कर दी है। हमें s इन्फिनिटी की वैल्यू बता रखी है 5, a की वैल्यू बता रखी है x अपॉन 1 माइनस मॉडुलस ऑफ r की वैल्यू इन्होंने क्या बता रखी है वो हमें कैलकुलेट ही करनी है। तो अभी के लिए हमने 1 माइनस मॉडुलस r बोल दिया है। चाहे आप अभी के लिए इसको r भी बोल सकते हो और लास्ट में जब हम r की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तब भी मॉडुलस लगा सकते हो, कहीं से कहीं तक भी कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने इसको थोड़ा सिंप्लीफाई किया, ये हमारे पास हो रहा है 1 माइनस मॉडुलस ऑफ r इक्वल्स टू x अपॉन 5, और इसको थोड़ा सा और मैनिपुलेट किया तो हमारे पास वैल्यू आ रही है 1 माइनस x अपॉन 5 इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ r। हमने इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई किया, ये हो जाएगा हमारे पास 5 माइनस x अपॉन 5 इक्वल्स टू दिस मॉडुलस ऑफ r। तो अगर हम यहाँ पर कंडीशन को देखते हैं तो ये हमें बता पा रहा है मॉडुलस ऑफ r शुड बी लेस देन 1। तो यहाँ से हम बोल पा रहे हैं कि r शुड बी ग्रेटर देन -1 बट लेस देन 1। अब क्योंकि r की वैल्यू हम यहाँ से ले सकते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास 5 माइनस x अपॉन 5 शुड बी ग्रेटर देन -1 एंड लेस देन 1। इसको अब हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं अलग अलग इनइक्वालिटी वाले साइंस के लिए। तो ये हो जाएगा हमारे पास 5 माइनस एक्स शुड बी ग्रेटर देन -5 एंड 5 माइनस एक्स शुड बी लेस देन 5। यहाँ से हमारे पास आ रहा है x शुड बी लेस देन 10 एंड यहाँ से आ रहा है हमारे पास x शुड बी ग्रेटर देन 0। तो इन दोनों ही कंडीशंस को अगर हम नंबर लाइन पर ड्रॉ करते हैं, ये लेट से 0 है, ये लेट से 10 है हमारे पास, तो हम बोल रहे हैं 0 से तो बड़ी वैल्यू चाहिए एंड 10 से छोटी वैल्यू चाहिए। तो आप बोल सकते हो डायरेक्टली x बिलोंगिंग टू 0 to 10 और x शुड बी ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 10। यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं जेईई के उस क्वेश्चन की जो एडवांस लेवल पर 2004 में पूछा गया था प्रूव करने के लिए, क्योंकि 2005 तक हमारे पास जेईई एडवांस का जो पेपर हुआ करता था उसमें प्रूवेशन वाले क्वेश्चन भी आया करते थे और वो पेपर सब्जेक्टिव हुआ करता था। उन टाइम के पेपर्स में क्वेश्चन सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव अलग तरीके से आया करते थे। अब जो आजकल का पैटर्न है जिसके अंदर सब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी ऑब्जेक्टिव की फॉर्म में पूछा जाता है, उस टाइम पर ऐसा नहीं हुआ करता था। तो ये क्वेश्चन बोल रखा है इन्होंने, इफ a b c are positive real numbers then prove that 1 plus a into 1 plus b into 1 plus c to the whole power 7 is greater than 7 to the power 7 into a to the power 4 into b to the power 4 into c to the power 4। जब हम पहली बार इस क्वेश्चन को देखते हैं तो हमें एक फीलिंग आती है कि ये क्वेश्चन शायद कहीं ना कहीं AMGM से लिया गया है। अगर हम एक इस फीलिंग को समझ पाते हैं तो ये क्वेश्चन करना हमारे लिए कंपैरेटिवली बहुत इजी हो जाएगा। अब
हमने देखा है कि AMGM इनइक्वालिटी के अंदर हम जो इनइक्वालिटी यूज करते हैं वो होती है AM इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू GM। तो यहां पर हमने देखा कि इनइक्वालिटी में केवल ग्रेटर देन का साइन लगा हुआ है, यहां पर इक्वल टू का साइन मिसिंग है। हो सकता है कि हमें एक बार को लगे कि शायद IIT ने क्वेश्चन गलत पुट कर दिया, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर हम ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ेंगे करेंगे तो हमें समझ में आएगा कि इसमें जो टेक्निकलिटी IIT ने हमें सॉल्व करने के लिए दी है वो बहुत ही अच्छी है। तो हम एक्सप्रेशन को स्टार्ट करते हैं और बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं। हमने सबसे पहले अपने इस एक्सप्रेशन का LHS पार्ट का भी केवल इतना एक्सप्रेशन ले लिया, जिसको हमने लिखा 1 + A इंटू 1 + B इंटू 1 + C। हमने सबसे पहले इसकी कैलकुलेशन करके देखी और उससे पता लगाने की कोशिश करी कि आखिर ये जो A⁴ आ रहा है, B⁴ आ रहा है एंड C⁴ आ रहा है, क्या वो इस पूरे का मल्टीप्लाई करने पर आने वाली क्वांटिटीज के कैलकुलेशन पर डिपेंड करता है या नहीं करता है। तो हमने मल्टीप्लाई किया। सबसे पहले हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया। ये हो जाएगा हमारे पास 1 + A + B + AB, और इसकी मल्टीप्लाई जब हमने 1 + C में करी तो हम देख पा रहे हैं यहां पर हो जाएगा हमारे पास 1 + A + B + AB, और फिर जब हमने C की मल्टीप्लाई करी हो जाएगा C + AC + BC + ABC। ये हमारा कुछ देखा हुआ सा एक्सप्रेशन लग रहा है। अगर हम अभी के लिए इसको थोड़ा सा रीअरेंज करके लिख दें तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 + A + B + C + AB + BC + CA + ABC। अब AMGM के क्वेश्चंस को कराने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट होता है। हम देख रहे हैं यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो है अगर हम काउंट करते हैं वो कितनी है हमारे पास 8। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8। हम अपने एक्सप्रेशन में देख पा रहे हैं कि जो प्रूवेशन करने के लिए दे रखा है उसमें LHS पार्ट के ऊपर भी पावर 7 लगी हुई है, और जो RHS पार्ट है उसमें भी हमें क्वांटिटी 7 दे रखी है। इस पर पावर 7 लगी हुई है वो अलग बात है, लेकिन क्वांटिटी कितनी है 7। यहां से हमें एक बेसिक बात तो समझ में आती है कि अगर हम इस पूरे एक्सप्रेशन को लेकर चलेंगे तो हमारे पास 7 तो कम से कम नहीं आने वाला है। हमारे पास क्या वैल्यू आएगी 8 आएगी। कब? जब हम इसका AMGM कैलकुलेट करेंगे। तो सोचने वाली बात है कि अगर हम 7 लेके आना चाहते हैं और पावर 7 भी चाहते हैं तो हमें थोड़ा रिवर्स में सोचना पड़ेगा। वो कैसे? हम देख पा रहे हैं इन 8 टर्म्स में से जो A आया है वो भी 4 बार आया है इन सारी ही टर्म्स में। B भी कितनी बार आया है 4 बार आया है, और C भी हमारे पास 4 टाइम्स ही आया है। ऐसे में अगर हम A, B या C से रिलेटेड किसी भी एक टर्म को अगर इन 8 टर्म्स में से हटा देंगे तो हमारा एक्सप्रेशन बिगड़ जाएगा। लेकिन वहीं पर ही अगर हम इन 8 टर्म्स में से केवल इस 1 को अभी के लिए हम बाहर कर देते हैं तो हमारा एक्सप्रेशन केवल और केवल 7 टर्म को सजोए रखेगा। तो हमें ये बात समझ में आती है कि ये सातों के सातों जो टर्म हैं इनको हम लिख सकते हैं A + B + C + AB + BC + CA + ABC। अगर हम इसके ऊपर AMGM लगाते हैं तो हम देख पा रहे हैं ये कितना हो जाएगा, होल डिवाइडेड बाय 7 ग्रेटर देन इक्वल्स टू, यहाँ पर इक्वल टू का साइन आ रहा है क्योंकि हम AMGM की बात कर रहे हैं। ये हो जाएगा हमारे पास इन सारी ही क्वांटिटीज की मल्टीप्लिकेशन, मतलब A इंटू B इंटू C इंटू AB इंटू BC इंटू CA इंटू ABC टू दी होल पावर
1/7। और थोड़ा सा ध्यान देंगे, ये पूरा का पूरा जो टर्म है हमारे पास बन रहा है a⁴ इंटू b⁴ इंटू c⁴, और इस पूरे पर कितनी पार लगी हुई है 1/7। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पर हमें इंफॉर्मेशन दे रखी है कि ए बी सी आर पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं। ये अगर ये ए बी सी पॉजिटिव रियल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो यहाँ पर ये जो पूरा का पूरा एक्सप्रेशन आ रहा होगा ये भी पॉजिटिव आ रहा होगा, और ये एक्सप्रेशन भी हमारे पास पॉजिटिव आ रहा होगा। तो अगर हम इसे थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो हम इसे बोल सकते हैं a प्लस बी प्लस सी प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू, और इस 7 को हम यहाँ लेकर आ जाते हैं RHS में क्रॉस मल्टीप्लाई करके, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 7, और हम ध्यान से देखते हैं ये हो जाएगा हमारे पास a⁴ इंटू b⁴ इंटू c⁴ टू दी होल पावर 1/7। तो अभी हम देख पा रहे हैं ये एक्सप्रेशन थोड़ा सा हमारे प्रूवेशन वाले एक्सप्रेशन से मैच करता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि हम जान रहे हैं कि ये एक्सप्रेशन ग्रेटर देन इक्वल्स टू बोल रहा है। मतलब इस एक्सप्रेशन की जो मिनिमम वैल्यू है वो इक्वल टू पर आएगी, किसके इक्वल, इस एक्सप्रेशन के इक्वल। तो अगर हम इस LHS साइड वाले एक्सप्रेशन में अगर 1 ऐड कर देंगे तो हमारा ये एक्सप्रेशन इस एक्सप्रेशन के इक्वलेंट हो जाएगा, इक्वलेंट छोड़िए इक्वल हो जाएगा, और हम बोल पाएंगे कि ये जो एक्सप्रेशन हो जाएगा उसको हम ग्रेटर देन इक्वल टू की बजाय ग्रेटर देन लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो इक्वल टू वैल्यू आ रही है वो तब आ रही है जब हम ये क्वांटिटी ले रहे हैं। अगर हम इस क्वांटिटी में एक नंबर मतलब 1 वाली इस एक और वैल्यू को अगर इसमें ऐड कर देंगे तो मिनिमम वैल्यू हमारी इस इक्वल टू साइन से हट जाएगी, और हम ये कह पाएंगे कि ये वाली जो वैल्यू है वो इस पूरे एक्सप्रेशन से बड़ी हो जाएगी। ये बेसिक कॉन्सेप्ट जो बच्चा समझ जाता है वो AMGM के क्वेश्चन में कभी भी मात नहीं खाएगा। तो हमने यहाँ पर उस 1 को भी ऐड कर दिया क्योंकि हम समझ पा रहे हैं कि ये एक्सप्रेशन ग्रेटर देन इक्वल टू दिस एक्सप्रेशन है, लेकिन जैसे ही हम इसमें अगर 1 को ऐड कर देते हैं तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन की इनइक्वालिटी है वो ग्रेटर देन इक्वल टू से चेंज होकर एकदम से क्या हो जाएगी, ग्रेटर देन। तो वो ग्रेटर देन हो जाएगी और ये हो जाएगा हमारे पास 7 इंटू a⁴ इंटू b⁴ इंटू c⁴ टू दी होल पावर 1/7। अब हम पूरे ही एक्सप्रेशन पर पावर 7 लगा सकते हैं, जिससे कि हमारा ये जो एक्सप्रेशन है इर्रेशनल पावर से थोड़ा सा मुक्ति पा जाए। तो हमारे पास इस एक्सप्रेशन को लिखने के लिए पता है क्या बोल सकते हैं, 1 प्लस a इंटू 1 प्लस b इंटू 1 प्लस c, और हमने दोनों साइड में होल पावर लगा दी है 7, तो ये हो जाएगा होल पावर 7 ग्रेटर देन 7 टू दी पावर 7 इंटू a⁴ इंटू b⁴ इंटू c⁴, और यही वो रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन है जिसको कि हमें प्रूव करके दिखाना था। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। नेक्स्ट क्लास से हम PYQs जो देखेंगे JEE एडवांस के, वो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के, और उसमें भी हम फर्स्ट चैप्टर देखेंगे स्ट्रेट लाइंस का। हमारी ये PYQs की जर्नी ऐसे ही चलती रहेगी। अगर आपको कैसा भी कोई डाउट आता है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप इसको ऐसे ही लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।